की, जहां सबसे पहले बात करेंगे G20 सम्मेलन की। रामनगर में हो रही G20 समिट का आज दूसरा दिन है। आज चीफ साइंटिस्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। वहीं शाम को ही उत्तराखंड के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। उसके बाद विदेशी मेहमानों के सम्मान में गाला डिनर का आयोजन होगा, जिसमें विदेशी व्यंजनों के साथ उत्तराखंड के व्यंजनों को भी परोसा जाएगा। आज शाम के कार्यक्रमों में सीएम धामी और पूरी कैबिनेट भी शामिल होगी। तो दूसरा दिन है समिट का, G20 समिट का। आज शाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें कि उत्तराखंड की संस्कृति को, उत्तराखंड के कल्चर को दिखाया जाएगा और यहाँ के रिवाजों को दर्शाया जाएगा। जो लोग बाहर से आए हैं, विदेशी जो मेहमान हैं, उनके सामने उत्तराखंड की संस्कृति को पेश किया जाएगा। और जिस तरीके से अलग अलग रिवाज होते हैं उत्तराखंड में, चाहे वो नाचना हो, गाना हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो नृत्य करेंगी, कार्यक्रम जो है वो पेश किए जाएंगे। और इसके साथ ही जो शाम का डिनर होगा वो गाला डिनर होगा। विदेशी मेहमानों के लिए गाला डिनर का यहाँ पर पूरा इंतजाम किया गया है। उत्तराखंड के जो व्यंजन हैं वो भी परोसे जाएंगे। जो सबसे मशहूर व्यंजन होते हैं उत्तराखंड के, वो यहाँ पर पेश किए जाएंगे, ताकि जो विदेशी मेहमान हैं वो इस चीज़ को याद रखें कि वो उत्तराखंड जब आए थे तो यहाँ की संस्कृति से लेकर यहाँ के व्यंजन तक को उन्होंने देखा है और उन्होंने इसका स्वाद भी लिया है। शैलेंद्र नेगी है हमारे संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज G20 समिट का दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन में सबसे खास बात यह है कि उत्तराखंड की पूरी संस्कृति को दिखाया जाएगा विदेशी मेहमानों को। आज क्या क्या खास होगा? देखिए, सुबह 10 बजे से जो चीफ साइंटिस्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो शुरू होने वाली है और इसमें 18 देशों के 60 से ज्यादा वैज्ञानिक हिस्सा लेने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि आज देश और दुनिया की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, यानी और लगातार जो पर्यावरण में बदलाव हो रहे हैं, उस पर यहाँ पर चिंतन और मंथन होना है। साथ ही वाइल्ड लाइफ और पशुपालन को किस तरीके से बढ़ावा मिलना है, इन सब चीजों पर लगातार मंथन होगा और घंटों मंथन होगा। लगभग 3 बजे तक ये मंथन चलेगा और उसके बाद शाम 6 बजे से शुरू होगा गाला डिनर का दौर और गाला डिनर से पहले होगा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो विशेष तौर पर उत्तराखंड का कल्चर है और विशेष तौर पर उसमें भी जो हमारी जो जनजातियां हैं, जिसमें बुक्सा है, जौनसारी हैं, उसके अलावा जो सीमांत जिला है पिथौरागढ़, वहां की जो संस्कृति है कल्चरल, वो सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। और जो पहाड़ के गाने हैं, चाहे गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, जौनसार हो, ये सब गीत संगीत हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसको सुनने के लिए खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी, उनकी कैबिनेट और जो राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह हैं, वो खुद यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा दिन और फिर रात बेहद रंगीन रहने वाली है। विदेशी मेहमानों को जो भारतीय कल्चर है वो तो देखने को मिलेगा। उसके बाद शुरू होगा डिनर का दौर। डिनर में विशेष तौर पर जो असम से आए हुए कुक हैं वो बुलाए गए हैं और वो 200 से ज्यादा व्यंजन तैयार कर रहे हैं। और विशेष तौर पर जो उत्तराखंड का भोजन है वो परोसा जाएगा, जिसमें मोटा अनाज, क्योंकि ये मिलेट ईयर्स इसको घोषित किया गया है, तो मोटे अनाज से बना हुआ खाना, मडुआ, झिंगोरा, इस तरीके का भोजन, इस तरीके की चीजों से बना हुआ भोजन वो विदेशी मेहमानों को परोसा जाएगा। विशेष तौर पर उसे कुछ इस तरीके का टेस्ट दिया जा रहा है कि इंटरनेशनल मेहमानों को ये सब स्वाद पसंद आए, यानी ट्रेडिशनल स्वाद के साथ कुछ कुछ उसमें प्रयोग भी किए जा रहे हैं, ताकि जो यहाँ का स्वाद है वो 20 वैज्ञानिकों, जो 60 वैज्ञानिकों के मुंह पर चढ़ करके पूरी दुनिया। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति विदेशों तक जाए, इस चीज के लिए पूरा इंतजाम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। और चलिए बात करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 मार्च को हरिद्वार के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर अमित शाह गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के 113वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह के दौरान अमित शाह को यूनिवर्सिटी विद्या मर्तांड की उपाधि से भी नवाजा जाएगा और ये गुरुकुल यूनिवर्सिटी एक मानद उपाधि है जो शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में अग्रणी काम करने दिग्गजों को दी जाती है। वहीं अमित शाह के दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। तो आपको बता दें, अमित शाह जो है का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। अमित शाह के दौरे की तैयारियां तेज कर दी गई हैं और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 30 मार्च को अमित शाह हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे और गुरुकुल कांगड़ी में दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, अमित शाह जी देश के ऐसे नेता हैं कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा जो एक विद्या मार्तंड की उपाधि दी जा रही है, निश्चित रूप से इससे जहां
अमित शाह जी के लिए गौरव की बात है, मैं विश्वविद्यालय के लिए भी गौरव की बात है। और हरिद्वार से हमारे सहयोगी पुलकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, क्या जानकारी मिल पा रही है? 30 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, किस तरह की तैयारियां, और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि इस बार जो दीक्षांत समारोह होने वाले हैं उसमें भी कुछ अलग तस्वीरें नजर आएंगी इस बार। जी बिल्कुल, 30 मार्च यानी कल अमित शाह हरिद्वार दौरे पर पहुंचेंगे और यहां पर 3 कार्यक्रमों में अमित शाह को शिरकत करना है, जिसमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का 113वां दीक्षांत समारोह। इस दीक्षांत समारोह में अमित शाह शामिल होंगे और इस दीक्षांत समारोह के दौरान हजारों छात्र छात्राओं को जो है उपाधियां दी जाएंगी, स्वर्ण पदक दी जाएंगे। उसके साथ ही जो गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी की अपनी एक मानद उपाधि है विद्या मार्तंड की, ये उपाधि अमित शाह को दी जाएगी। यह उपाधि अब तक जो भी बड़े राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े जो भी दिग्गज यहां पर पहुंचे हैं उनको ये उपाधि गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी की ओर से दी गई है और अब ये उपाधि अमित शाह को दी जानी है। यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, उनकी ओर से ये बताया गया है कि ये जो उपाधि है राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने अग्रणी काम किया है उन लोगों को ये उपाधि अब तक दी गई है। उसी सम्मान से अमित शाह को भी नवाजा जाएगा। तो तैयारी यहाँ पर जोरों से चल रही है, चाहे वो यूनिवर्सिटी के प्रशासन की बात हो या जिला प्रशासन की बात हो। व्यापक स्तर पर यहां पर तैयारी चल रही है। 3 कार्यक्रमों में अमित शाह यहां पर शिरकत करेंगे। सबसे पहले गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे और उसके बाद यहां पर जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का सहकारिता विभाग का ऋषिकुल ग्राउंड में जो कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है उसमें भी अमित शाह पहुंचेंगे और वहां पर शिरकत करेंगे और वहां पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद होंगे। हजारों की तादाद में जो लोग मौजूद होंगे, अमित शाह वहां पर उन सबको संबोधित भी कर सकते हैं। उसके अलावा पतंजलि योगपीठ में स्वामी रामदेव का जो संन्यास दीक्षा समारोह कार्यक्रम चल रहा है वहां पर अमित शाह शामिल होंगे। तो काफी महत्वपूर्ण दौरा अमित शाह का यहाँ पर रहने वाला है। दौरा काफी अहम माना जा रहा है, इसलिए तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। आप नजर बना रखिएगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। नैनीताल में 1 अप्रैल से साइकिल पर टैक्स लगेगा। नैनीताल पालिका ने सभी साइकिल पर 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन शुल्क लगा दिया है, जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन के साइकिल नैनीताल में नहीं चल सकेंगी। आपको बता दें कि नैनीताल की मॉल रोड पर साइकिल से पर्यटक आनंद लेते हैं। अभी तक पालिका को साइकिल मालिकों द्वारा शुल्क नहीं दिया जाता था, लेकिन अब टैक्स देना होगा, जिसका असर पर्यटक पर भी पड़ेगा। वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं नैनीताल से। वीरेंद्र, देखिए जितने भी पर्यटक हैं अब उनको अपनी जेब भारी करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले वो जिस साइकिल का आनंद फ्री में उठाते थे अब उसके लिए उन्हें पे करना होगा। क्या कुछ फैसला लिया गया है पर्यटन विभाग की तरफ से? देखिए, अगर देखा जाए तो पूरा कवायद जो पालिका की आय बढ़ाने के लिए की जा रही है और जो साइकिल पर रजिस्ट्रेशन शुल्क पालिका द्वारा लगाया गया है वो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। इसके अलावा पालिका ने यह भी निर्णय लिया है कि जो लेक ब्रिज चुंगी है, यानी जो एंट्री शहर में जहां से एंट्री होती है उसका शुल्क भी बढ़ाया जाएगा और जो स्थानीय गाड़ियां हैं या फिर जो टूरिस्ट गाड़ियां हैं या टैक्सी गाड़ियां हैं उनको अब ज़्यादा पैसा एंट्री शुल्क के रूप में भी दिया जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नाव का भी इस बार जो शुल्क है वो बढ़ा दिया गया है। पहले जिसके लिए 260 रुपये का चक्कर नाव का लगता था वो अब 420 रुपये का लगेगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार पालिका की आय नहीं हो रही थी, कर्मचारियों को पेंशन और जो वेतन देने के लाले पालिका पर पड़े थे, उसको लेके बोर्ड बैठक ने ये निर्णय लिया गया है और तमाम शुल्क पालिका द्वारा लगाए गए हैं। ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से पालिका ने ये शुल्क, चाहे वो साइकिल हो, बाइक टैक्स हो या फिर नावों का जो प्रति चक्कर है वो बढ़ाया है, तो ये पालिका अपनी आय बढ़ाने के लिए ये निर्णय लिए हैं और 1 अप्रैल से ये दरें लागू हो जाएंगी। तो कहीं न कहीं सीधा असर जो देश भर का पर्यटक नैनीताल आता है तो उन पर ये इस बार पड़ेगा। पालिका के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई थी तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो लंबे समय से हमने जो पैसा बढ़ाने की मांग, चाहे वो नाव चालकों की रही है या चाहे अन्य क्षेत्रों में रही हैं, तो वो उसको पूरी कर दी गई है। तो ये इस बार लागू हो रहा है तो टूरिस्ट को इस बार खासा जो जेब है वो उनकी ढीली हो सकती है। तो 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा तो टूरिस्ट पर इसका सीधा सीधा असर पड़ने जा रहा है। जी बिल्कुल, और ये भी देखा जा सकता है कि साइकिलिंग करने वालों को अब पहले से सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते और बात करते हैं उत्तराखंड में एक बार फिर कोविड की दस्तक हुई है राज्य भर में। आज आपको बताते चले कि कोविड के 9 मामले सामने आए हैं,
जिसमें देहरादून में 6, नैनीताल में 1 और उत्तरकाशी में 2 मामले सामने आए हैं। और कोविड के 2 मरीज जो हैं वो रिकवर भी हो चुके हैं। राज्य में अभी भी 32 एक्टिव केस हैं। तो नैनीताल में कोविड के 1 मामले सामने आए हैं और सचेत रहने की जरूरत है। कोविड का हेल्थ बुलेटिन जो है वो जारी किया गया है और इसी के दौरान ये बात सामने आई है कि प्रदेश भर में 9 केस जो हैं वो कोविड के सामने आए हैं। देहरादून में 6, उत्तरकाशी में 2 मामले कोविड के सामने आए हैं। चारधाम यात्रा पर सरकार का पूरा फोकस है। तो वहीं कल चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने बैठक ली। बैठक के बाद सीएम धामी ने कहा कि स्थानीय लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होगा और स्थानीय लोग बिना रजिस्ट्रेशन के दर्शन कर सकेंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि ऑफलाइन भी हो सकेगी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था। चारधाम यात्रा में सभी यात्री दर्शन कर सके, इसे देखते हुए रजिस्ट्रेशन सिस्टम में थोड़ी राहत दी गई है। तो वहीं जो यात्री होटल, होम स्टे में बुकिंग करवा कर पहुंचते हैं उनके लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। दरअसल कई बार होटल बुकिंग डेट और दर्शन की तारीख में बदलाव होने से यात्री दर्शन नहीं कर पाते, इसीलिए यह व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जो भी यात्री उत्तराखंड आएगा चारधाम में दर्शन कर पाएगा। तो इस बार सिस्टमैटिकली सारी चीजों को और भी दुरुस्त किया जा रहा है और इसके साथ ही ऑफलाइन भी सुविधा दी जाएगी ताकि ऑफलाइन भी यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे यात्री। जो स्थानीय लोग हैं वह भी स्थानीय परंपरा के अंतर्गत धामों के दर्शन करने जाते हैं, तो उनको किसी प्रकार का भी रजिस्ट्रेशन या कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा। और वहीं जो भी यात्रा में आ रहे होंगे देश भर से, विदेशों से जो भी श्रद्धालु आएंगे, जिनके होटल, रेस्टोरेंट या होम स्टे या कहीं पर भी अगर उनकी पहले से बुकिंग हो गई है तो वो रजिस्ट्रेशन उनका उसी समय करवाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की उनको लिए कोई बाध्यता नहीं होगी, वो स्वतः ही रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और जो भी यात्रा में आएंगे, जितने भी श्रद्धालु आएंगे, हम सबको यात्रा कराएंगे। भले एक दिन किसी को रुकना पड़ सकता है, एक दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यात्रा सबकी होगी। बीजेपी नेता दीप्ति रावत को राजनीति में उत्कृष्ट काम के लिए अवार्ड दिया गया है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह अवार्ड दिया है। इस कार्यक्रम का आयोजन फिक्की की महिला विंग एफएलओ ने किया था। केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना से उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों को विकास से जोड़ने की एक उम्मीद जगी है, जिसके चलते उत्तरकाशी में 2 केंद्रीय मंत्री वाइब्रेंट विलेज का दौरा भी कर चुके हैं। केंद्र सरकार देश की सीमा पर स्थित गांव में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए अलग से बजट खर्च करने जा रही है। केंद्र सरकार का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इसकी राह सुगम बनाएगा, जिसके लिए सरकार कार्य योजना तैयार कर रही है। सीमांत जिले उत्तरकाशी में इस योजना में 8 गांव मुखवा, हर्षिल, धराली, बगोरी, झाला, जसपुर, पुराली, सुखी रखे गए हैं। वाइब्रेंट विलेज अगर हमारे गांव में सक्रिय रूप से चलेगा तो इससे शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, जो हमारा मेन है बागवानी, उन सभी पे बहुत अच्छे से विकास होगा। इस योजना में सीमांत गांव में पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और आजीविका विकास पर मुख्य रूप से जोर दिया जा रहा है। बाहर से लोग आए, टूरिस्ट आए, इनके गांव की संस्कृति को समझें, इन लोगों की संवेदनाओं को समझें, कठिनाइयों को भी समझें। साथ ही जो प्रोडक्ट हमारे लोगों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जो बॉर्डर पर लोग रहते हैं, चाहे वो ऊनी प्रोडक्ट हों या हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट हों, सेब के प्रोडक्ट हों, उन प्रोडक्ट को भी खरीदारी करें ताकि उनकी आजीविका को भी।
वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत केंद्र सरकार ने सीमांत गांव के लिए 4,800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इसमें से 2,500 करोड़ रुपए का बजट केवल सड़कों के विकास पर खर्च होगा, जिससे कि सीमांत गांव के बाशिंदों को विकास की उम्मीद जगी है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। पिछले साल अक्टूबर में पीएम मोदी चमोली के माड़ा गांव आए। पीएम का ये दौरा उत्तराखंड के मधुमक्खी पालकों के लिए अब वरदान साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री ने यहां के हाई एल्टीट्यूड एरिया में उत्पादित शहद की तारीफ की थी। इस तारीफ के बाद नेशनल लेवल पर उत्तराखंड के शहद की अचानक डिमांड बढ़ गई। उत्तराखंड का मौसम और जैव विविधता मधुमक्खियों के लिए शानदार है और अक्टूबर 2022 में पीएम का माड़ा दौरा तो मधुमक्खी पालकों के लिए वरदान साबित हो गया। प्रधानमंत्री ने यहाँ के शहद की जो तारीफ की, उससे उत्तराखंड में मौन पालक के क्षेत्र में बूम आ गया। उत्तराखंड के शहद की अचानक डिमांड बढ़ गई। फूलों की घाटी क्षेत्र का शहद, जिसको बद्री हनी के नाम से बाजार में उतारा गया, 6,000 रुपए किलो तक बिकने लगा। देखिए, शहद का जो हाई एल्टीट्यूड का हनी है वो 600,000 रुपए के आसपास आराम से वहाँ बिक जाता है। अभी पिछले दिनों बद्रीनाथ जी में जब प्रधानमंत्री जी ने हनी के ऊपर बात की तो उससे बहुत फर्क पड़ा है। उत्तराखंड में जो हनी की पॉसिबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि उत्तराखंड एक उच्च हिमालयी क्षेत्र भी यहाँ पर है और यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने बद्रीनाथ वाले जो फूलों की घाटी वाले एरियाज हैं वहाँ पे भी बॉक्सेस रखवाए थे और वहाँ से बद्री हनी का एक्सट्रैक्शन हुआ था, जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी पाई गई थी। 150 मैट्रिक टन से बढ़कर उत्तराखंड में अब सालाना 1700 मैट्रिक टन शहद उत्पादन होने लगा है। 6,000 से ज्यादा लोग व्यावसायिक रूप से मौन पालन कर रहे हैं। प्रमोशन के लिए उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने भी अपने आवास पर मधुमक्खियों के 10 बॉक्स लगाए हैं। सोमवार को इनसे 40 किलो शहद निकाला गया। हमारे प्रदेश के अंदर 6,000 से अधिक किसान शहद का उत्पादन कर रहे हैं। आज लोग 1700 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हम करते हैं। 3,000 रुपए किलो तक ये शहद बिक रहा है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मधुग्राम योजना भी शुरू की गई। मौन वंश बख्शों की शहीद पर सब्सिडी भी दी जा रही है। इसके अलावा फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी के लिए इन बॉक्सों को किराए पर बागीचों में भी रखा जा रहा है, क्योंकि पारागढ़ से फलों एवं सब्जियों का उत्पादन बढ़ जाता है। उत्तराखंड में मधुमक्खी पालन से न सिर्फ शहद बल्कि बड़े पैमाने पर रॉयल जेली का भी उत्पादन किया जा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।